स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग का ये जो केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है इसको हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। कल हम लोग देख लिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसको। आज हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं आगे कि भाई ये कैथोड रेज, एनोड रेज, ये सब के बारे में ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने किया था। तो कैसे किया था? एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने किया था। गोल्डस्टीन साहब प्रोटॉन का डिस्कवरी किए, कैसे किए? एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर किए। तो देखते हैं उस एक्सपेरिमेंट को क्या है, और भी कुछ यहां से क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। पहले चलते हैं जे थॉमसन का जो था एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड थे, कैथोड और एनोड। जब हाई टेम्परेचर, हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास उन्होंने किया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं कि उसके अंदर इलेक्ट्रोड जो थे कैथोड एनोड, उसके अलावा उसमें गैस भी दिया गया था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी लो था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था, वायुमंडलीय दाब, वो काफी लो था। तो जब काफी कम वायुमंडलीय दाब पर हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाया गया तो उन्होंने देखा कि कैथोड से एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बहुत सारा, मींस कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं और एक स्ट्रीम का फॉर्मेशन करते हैं। उसी स्ट्रीम का नाम उन्होंने कैथोड रेज रखा, क्योंकि वो कैथोड से निकल रहा था। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया तो देखा गया कि उसके कैथोड से बहुत ही, मींस कह सकते हैं कि माइन्यूट पार्टिकल्स का एक स्ट्रीम निकल रहा है, और यही स्ट्रीम जो है माइन्यूट पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज माइन्यूट पार्टिकल्स का जो स्ट्रीम है वो कैथोड रेज का फॉर्मेशन करता है। तो चूंकि इसका नाम कैथोड क्यों पड़ा? क्योंकि ये कैथोड से निकल रहा था, इसलिए नाम इसका कैथोड रेज पड़ गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन का बना हुआ रहता है, और उस कैथोड रेज का मास और चार्ज उस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए गए गैस के नेचर पर निर्भर नहीं करता। मींस उस डिस्चार्ज ट्यूब में आप कोई भी गैस लें, कैथोड रेज का जो मास और चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल ही होगा। मींस कि कैथोड रेज का जो मास होता है और चार्ज होता है यानी आवेश, वह उस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए गए गैस के नेचर पर निर्भर नहीं करता, गैस के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। कोई भी गैस रहे उससे मतलब नहीं है। जे थॉमसन साहब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिए कि जब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करता है कि उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस था, वो गैस भी तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है ना, तो वो जो इलेक्ट्रिक जो आपका एनर्जी है वो उस गैस के एटम में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पुश करता है, जिससे वह नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उस गैस के एटम से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से ये हाई स्पीड वाला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जो है वही कैथोड रेज का फॉर्मेशन करता है। एक बार फिर से सुनेंगे आप इस चीज को। जे थॉमसन साहब क्या एक्सप्लेनेशन दिए कैथोड रेज के बारे में? उन्होंने कहा कि जब हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो उस डिस्चार्ज ट्यूब में उपस्थित गैस के परमाणुओं से या गैस के परमाणुओं में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको पुश करता है, जिससे वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई स्पीड के साथ निकलते हैं, और यही हाई स्पीड वाला नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रेज का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जितने भी गैस हैं सबके एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन होता ही है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जिस समय इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ था उस समय न्यूट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, बाद में जाके न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। तो सिर्फ हम लोग उस समय का जो बेसिस था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही था। लोग जानते थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही होता है।
तो इस एक्सपेरिमेंट पे ही पता चला कि जितने भी गैस हैं वो एटम से बने होते हैं और उस एटम के अंदर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन उससे निकले हुए हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड रेज का फॉर्मेशन करते हैं। और यहां से और भी क्या पता चला कि कैथोड रेज का जो मास और चार्ज है वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। अब चलते हम लोग एनोड रेज के बारे में। इसका एनोड रेज का डिस्कवरी किसने किया था? तो गोल्डस्टीन साहब। गोल्डस्टीन साहब भी क्या किए कि उसी तरह का डिस्चार्ज ट्यूब लेकर उसमें गैस लेकर और काफी लो वायुमंडलीय दाब पर, कम वायुमंडलीय दाब पर जब हाई वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी पास कराया उन्होंने तो देखा कि उसके एनोड से, उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में जो एनोड था, एक तरह का इलेक्ट्रोड होता है, उससे भी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एक स्ट्रीम निकलता है और वही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम जो है वो एनोड रेज का फॉर्मेशन करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनोड रेज का जो मास और चार्ज होता है वो उस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए गए गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। कैथोड रेज का जो नेचर है, कैथोड रेज का मास और चार्ज गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, लेकिन एनोड रेज का जो मास और चार्ज है वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए गए गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। चूंकि हाइड्रोजन गैस लाइटेस्ट गैस माना जाता है, इसलिए अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लिया जाए तो उस हाइड्रोजन गैस से बनने वाला की वजह से जो बनने वाला एनोड रेज होता है उसका मास और चार्ज काफी कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है, उसके एटम भी लाइटेस्ट होते हैं, सबसे हल्के होते हैं। उन्होंने गोल्डस्टीन साहब ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई कैसे बनाइए, तो उन्होंने कहा कि जब हाई वोल्टेज पर और कम वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाता है तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उस डिस्चार्ज ट्यूब में लिए गए गैस से इलेक्ट्रॉन को पुश कर देता है। इलेक्ट्रॉन जब पुश हो जाता है, निकल जाता है, तब जो बाकी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट बचा उसका वही हाई स्पीड के साथ निकलते हैं और एक रेज का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम उन्होंने एनोड रेज रखा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन का बना होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं, न्यूट्रॉन तो होते ही नहीं, और शुरुआत में न्यूट्रॉन के बारे में किसी को नॉलेज भी नहीं था। तो मेन बात जो आपका जानने वाला हुआ कि भाई कैथोड रेज किसका बना होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, और एनोड रेज जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन का बना होता है। कैथोड रेज का जो मास है, चार्ज है, वो गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, जबकि एनोड रेज का मास और चार्ज गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इन सब चीजों को आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, फिर से अपनी जगह पर लौट आते हैं। क्या भाई, ये ड्राइंग मैंने बना रखा है, रफ डायग्राम एटॉमिक स्ट्रक्चर का, यानी एटम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में। उसमें क्या कहा गया था कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस तो होते ही हैं जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि भाई साइंटिस्ट कि ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिसको हम लोग शेल या ऊर्जा स्तर, कक्षा, ये सब के नाम से जानते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो कक्षा है उसके अंदर यूं ही इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, बल्कि कक्षा के अंदर क्या होता है, वो कक्षा कक्षकों से मिलकर बने होते हैं और उस कक्षा के अंदर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि किस कक्षा में कितनी उपकक्षा और किस उपकक्षा में कितने कक्षक होते हैं, और इस तरह से एक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब के बारे में लोग जानते हैं। चलते हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है वो भी हम लोग देखेंगे, जिसके आधार पर उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने, कल मैंने बताया भी था। इसके बाद रदरफोर्ड का भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि बीच में इसको डाल देते हैं, नहीं तो दो एटॉमिक थ्योरी एक साथ हो जाएगा, एटॉमिक मॉडल, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। चलते हैं आज इसमें, तो देखते हैं हम लोग। चलते हैं पहले फॉर के शेल, यानी के शेल जो है पहला शेल, के शेल, उसमें नंबर ऑफ सबसेल कितने होते हैं?
तो नंबर ऑफ सब शेल उसमें एक ही होता है और जिसका नाम है एस। मैंने एसपीडीएफ का फुल फॉर्म कल बताया था आपको, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल। तो ये नंबर ऑफ सब शेल 1 होता है। ये पहला शेल था के शेल। नंबर ऑफ सब शेल इसमें एक होता है जिसका नाम है एस, और ये एस सब शेल में एक ही कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, जिसको मैंने ये बॉक्स से शो किया है। और मैंने बताया था कि एक कक्षक के अंदर में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जो कि अपोजिट स्पिन में, यानी एक हाफ एरो ऊपर की तरफ और एक हाफ एरो नीचे की तरफ दिखाया गया है। हाफ एरो ऊपर का मतलब होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट और हाफ एरो डाउन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो इस तरह से अगर पूछा जाए आपको कि भाई बताइए कि ये जो के शेल है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मात्र 2 हुए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 1, क्योंकि मैंने एक ही बॉक्स बनाया है। टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हुए, 1, यानी एस। अब चलते हम लोग दूसरे के लिए, फॉर एल शेल। एल शेल जो है इसमें नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है, 2 होता है। एक का नाम है एस और दूसरे का नाम है पी। एस में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, और पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3, और सब में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में हो सकते हैं। इस तरह से अगर आपको बताया जाए और पूछा जाए कि बताइए कि दूसरे शेल में, एल शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो 8। कैसे, 2 4 6 8। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए, 4। कैसे, तो पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, 3 बॉक्स मैंने बनाया, देखिए 1 2 3 और ये 4, एस में 1, तो 1 2 3 पी में हो गए, और एस में कितने ऑर्बिटल्स हुए, 1, तो टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल्स हुए। अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं, तो 2, एक का नाम है एस और दूसरे का नाम है पी। तो कुल मिलाकर जो एल शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। आपने सुना भी होगा 2 8 18 32। तो आखिर ये 2 8 18 32 कैसे होता है, ये इस बेसिस पे होता है, देख लीजिए आप। इसका फॉर्मूला भी है 2n², वो भी हम चलेंगे, फिलहाल पहले इसको देख लेते हैं। अब चलते हैं फॉर एन शेल। के हो गया, एल हो गया, एम शेल। तो इसमें जो नंबर ऑफ सबसेल होगा वो 3 होगा। एक का नाम होगा एस, दूसरे का नाम पी, तीसरे का नाम डी। एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, पी में 3 ऑर्बिटल्स, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, और डी में ये देखिए 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, सब में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में। अगर आप टोटल ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18। कैसे, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 2 18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18 हो गए। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9। कैसे, तो डी में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, पी में 3, तो 5 और 3 हो गया 8, और एस में 1 9। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 9 हो गए। टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए, 3 लिखा हुआ है, एसपीडी। अब एक और चलते हम लोग, और वो होगा फॉर एन शेल। एन शेल में नंबर ऑफ सबसेल कितना होता है, 4, एस पी डी और एफ। देखते हैं, एस में 2 ऑर्बिटल जिसमें एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, पी में 3 ऑर्बिटल्स, सब में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, डी में 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, सब में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में, और एफ में
7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में डाल देंगे हम लोग। तो इस तरह से अगर काउंट करें तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए आप लोग, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 हुआ। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 16 होंगे। कैसे, F में 7, D में 5, तो 7 प्लस 5 प्लस P में 3 और प्लस S में 1, सबको ऐड कीजिए, देखिए कितना होता है, 16 हो जाएगा। 7 5 12, 12 3 15 और 1 16, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि भाई K से लेकर N तक का जितना भी शेल है उसमें नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि तीसरे शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पॉलिटेक्निक में पूछा गया भी है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9 होंगे। कैसे, तो D में 5 प्लस 3 प्लस 1, देखिए टोटल 9 होगा। इसमें कितने हो गए, 3 प्लस 1 4 हो गया। मैं बॉक्स में घेर दे रहा हूं उसे, इसमें तो मात्र वही होगा और इसमें हो गया 60, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये समझ में आ गया। देखिए इसके बाद क्या है कि अब तो नया बुक में कुछ और भी निकला है, लेकिन हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। आप जानेंगे कि N के बाद जितने भी सब और शेल्स होंगे, जैसे O P Q एंड सो ऑन, मतलब N के बाद जितने भी हैं आगे उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उतने ही होंगे जितने की N शेल में। मींस अगर पूछा जाए कि 5वें शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है तो आप 32 ही बताएंगे, उसमें ऑर्बिटल्स कितना है तो 16 ही बताएंगे, नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं तो 4 ही बताएंगे। वैसे न्यू बुक में कुछ और भी निकला है, 11 12 पढ़ाई होता है, लेकिन हम लोगों को पॉलिटेक्निकली उसकी जरूरत नहीं है। आप इतना सही आपका काम चलेगा और आप इजीली अपने एम को टच करेंगे। अब इसका एक शॉर्ट तरीका ही बता रहा हूं मैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते भी होंगे इसको हम लोग 2n² फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। मींस हाउ विल यू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ शेल। जो सेल है वो n का नंबर वही होगा। जैसे आप जानते हैं कि शेल को 1 2 3 से शो किया था। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूं, फॉर K शेल, अगर K सेल का निकाला जाए तो भाई K सेल जो है उसके लिए n क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि देखिए K का वैल्यू 1 है तो n इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2n², तो 2 into 1 का स्क्वायर, तो 2 into 1 इक्वल टू 2। अब जानते हैं कि पहला सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही होता है। तो इस तरह से 2n² फार्मूला से आप जो है किसी भी सबसेल में शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे कि ये फार्मूला कहां तक एप्लीकेबल है, nth सेल तक ही, चौथे सेल तक ही, ठीक है। उसके बाद जितना भी शेल होता है सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा जितना कि चौथे सेल में होता है, यानी n शेल में होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन 1 से लेके n तक यानी 4 तक का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ये भी मैं यहां लिख दे रहा हूं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इन इसमें फोर्थ में लेते हैं, फोर्थ शेल, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है फोर्थ शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 32, तो 32 अब बाई 2 कट के 16 आ जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 16। ये सब अलग अलग चीज है, ये मैं घेर दे रहा हूं इसे, ये वहां से अलग चीज है, ये इधर अलग हो गया, सारा सब कुछ अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख लिए कि ठीक है, खत्म। तो इस तरह से ये हो गया। इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगले क्लास में देखते हैं इसके आगे, इसको आप लोग पढ़िए, प्रोसीड कीजिए, आगे समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।